जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूरन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम आपका उदाहरण 10 करेंगे, ठीक है, जो कि आपका प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10 है। इससे पहले हम आपको उदाहरण 9 करके बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा कि √3 का परिमेय संख्या कैसे सिद्ध कीजिए, तो पहले, ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। करना वही हमको काम है। जैसे हमको मानना है कि 5 हमको दिखाना है, दर्शाइए कि 5 - √3, ठीक है, ये जो है 5 - √3 ये वाली संख्या, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बताए थे हर प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो भी हमको दिखाना है कि वो अपरिमेय संख्या है, हम उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। पहले सुंदर सुंदर अक्षरों में हल लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिख देना है कि माना, ठीक है, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब समझो, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम 5 - √3 को लिख सकते हैं P/Q, ठीक है, जहाँ P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय। तो जहाँ P और Q क्या है? ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, तथा P एंड Q सहअभाज्य, ठीक है। परिमेय संख्या में P और Q संख्या जो होती है वो सहअभाज्य है, ठीक है। P और Q क्या? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब फिर से बता देते हैं। सहअभाज्य का मतलब कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 5/4 लिखते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है। 5 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने कहा कि सर 3/6 तो है, तो 3 से तो 6 चल जाता है, ये 1/2, 1/2 में तो कुछ कॉमन नहीं है। जैसे मान लो 4/6 लिखा है तो 2 से ये कट जाता है, 2/3, तो 2/3 में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या P/Q, जहाँ P भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है, जहाँ Q भी एक पूर्णांक होता है, और P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि वो सहअभाज्य होता है। ये हमने माना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमारे मानने के अनुसार आया है, क्योंकि हमने 5 - √3 को परिमेय माना, तभी तो P और Q को हमने सहअभाज्य बताया, सब आ जाता है। तो ये पूरा पोर्शन हमारे मानने के अनुसार आया। हम करते क्या? कैसे भी हमारे माने गए कथन को गलत साबित करते, इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। जब भी एक मैंने टाइप बताया, एक टाइप तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, √3 को सिद्ध कीजिए, √2 को सिद्ध कीजिए, √5 को सिद्ध कीजिए, और √7 को सिद्ध कीजिए। ये एक टाइप मिल जाएगा। और ये एक दूसरा टाइप इसके अलावा, ठीक है, ये जो मैंने लिखा √2, √3, √5, √7, इसके अलावा अगर कुछ को मिलता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा। बाकी √3 को हमने जिस तरीके से सॉल्व किया, इस चारों को उस तरीके से सॉल्व करना, और इस सवाल को जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके अलावा जो भी मिलेगा उसको इसी तरीके से सॉल्व करना। तो करना कुछ नहीं, जो आपको 5 - √3 में जो एक्चुअल में अपरिमेय वाला पोर्शन है √3, उसको उस पार भेज देना, ठीक है, और इस परिमेय वाले पोर्शन को इस पार भेज देना। तो अगर 5 को 5 ऐसे ही रहने दो, P/Q को अगर इस पार ले आओगे तो ये -P/Q हो जाएगा, और √3 को इस पार करोगे तो वो प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है। अगर एलसीएम लो तो नीचे में Q बन जाएगा, ठीक है, ये 5 × Q गुना होके ये आपका 5Q - P, ठीक है, बराबर में आ जाएगा √3, ठीक है। क्या आ गया? तो हमको आ गया 5Q, ठीक है, बटा में Q, ठीक है, -P बराबर में √3, ठीक है। ये तो चीज़ आई है गया। एक बार इसको लिखने का क्या मतलब, ठीक है, इसी चीज़ को कह देना समीकरण नंबर 1। अब ध्यान समझो, ठीक है, 5Q - P बटा में √3, ठीक है, 5Q - P बटा में Q, सॉरी, 5Q - P बटा में Q, ठीक है। एक चीज़ समझना कि अगर 3 एक पूर्णांक है, ठीक है, तो 3 गुना 5 कर दें। मान ले 5 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक के गुना होने से भी एक पूर्णांक ही आता है। ये एक चीज़ समझा कि दो पूर्णांक के गुना होने से भी एक पूर्णांक होता है। अगर इसमें से कुछ पूर्णांक मान लो कुछ घटा दे, मान लो 6 घटा दे तो आया 9, तो 9 भी तो एक पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक के गुना होने, जोड़ होने और घटाव होने से भी एक पूर्णांक आता है, ठीक है, ध्यान समझना। और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करने से एक परिमेय संख्या आता है। पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे एक पूर्णांक है, दो एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या। 3 एक पूर्णांक है, दो एक पूर्णांक है, 3/2 परिमेय संख्या। लेकिन 4 एक पूर्णांक है और गुना 4 कर दिए तो 4 चौक 16 एक पूर्णांक, पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक आता है। तो ध्यान दो, P भी एक पूर्णांक है, ठीक है, और Q भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो पोर्शन आपको ये नज़र आ रहा है 5Q - P, ठीक है, ये भी तो एक पूर्णांक होगा। P एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक के गुना होने से आया 5Q, और इसमें से एक पूर्णांक P घटा दिए, तो पूर्णांक के गुना होने और घटाव होने से भी तो एक पूर्णांक ही आता है। तो अगर P और Q अगर एक पूर्णांक है तो 5Q - P भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये चीज़ समझना कि P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो 5Q - P भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक के गुना होने, जोड़ होने, घटाव होने से भी एक पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि
पी एंड क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, पी एंड क्यू एक के पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान से समझना, पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, एक पूर्णांक होगा, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया कि p और q एक पूर्णांक है तो 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब ये पूरा जो पोर्शन था 5q माइनस पी का, ये एक पूर्णांक हो गया और इसके बट्टे में है q जो खुद एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, ये पहले बताओ। p और q एक पूर्णांक है तो 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक हो गया, इसके नीचे भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से हम 5q माइनस पी बटा में q को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ठीक है, इतना बस समझो। तो यहाँ पर इस अगला लाइन लिख देना कि कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना इसलिए, ठीक है, चूँकि p और q एक पूर्णांक था तो 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा, तो 5q माइनस पी बटा में q, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। तो लिख देना इसलिए कि 5q माइनस पी, ठीक है, बटा में q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 5q माइनस पी बटा में q जो होगा ये क्या होगा, ये पूरा पोर्शन ये जो है ये एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो लिख देना ये एक, ठीक है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, होगा। तो ये तो हमने मान लिया कि ये तो हमारा आ गया कहना कि 5q माइनस पी, ठीक है, बटा में q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारे मानने के अनुसार ये संख्या कितना आया है, ठीक है, हमारे मानने के अनुसार ये संख्या जो है 5q माइनस पी बटा में q ये √3 के बराबर आया है, यानी इसका मान √3 है और √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान समझो। हमारे मानने के अनुसार, ठीक है, p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, इस हिसाब से चले तो ये जो 5q माइनस पी बटा में q था ये एक परिमेय संख्या आ गया। लेकिन समीकरण के हिसाब से देखिए कि 5q माइनस पी बटा में q ये तो √3 के बराबर है, यानी कि इसका जो मान है, इसका मान, ठीक है, इसका मान ये क्या है, ये √3 है। इस पूरे पोर्शन का मान इतना बराबर √3 का क्या मतलब हुआ कि इसके जगह √3 रख सकते हैं, या √3 मिले तो उसके जगह ये रख सकते हैं, यानी इसका मान √3 है, यानी √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 5q माइनस पी बटा में q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये समीकरण के अनुसार, हमारे मानने के अनुसार कि p और q एक पूर्णांक है तो 5q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा और उसके बटा में भी एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगा हमारे मानने के अनुसार, ठीक है। लेकिन समीकरण के अनुसार चले तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अगला लाइन लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं कि 5q माइनस पी बटा में q बराबर आया है √3, ठीक है। इसलिए 5q माइनस पी बटा में q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ये पहले लास्ट लाइन लिख लेना, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अब ये संभव नहीं है, ठीक है, अब ये संभव क्यों नहीं है, ठीक है, एक ही संख्या परिमेय हो और एक ही संख्या अपरिमेय हो, क्या ये संभव है बताओ। हमारे मानने के अनुसार 5q माइनस पी बटा में q एक परिमेय आया, लेकिन समीकरण के अनुसार देखें तो 5q माइनस पी बटा में q एक अपरिमेय आया। तो एक ही संख्या परिमेय हो और एक ही संख्या अपरिमेय हो, ये कभी संभव है, संभव नहीं है, ठीक है। तो समीकरण के अनुसार तो ये हमको अपरिमेय आ गया, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है, ठीक है। अतः हमारा मानना, ठीक है, अतः यहाँ लिख देना, अतः यह हमारे कथन का विरोध करता है। हमारा कथन के अनुसार ये आ गया परिमेय संख्या, लेकिन समीकरण के अनुसार आया अपरिमेय संख्या। एक ही संख्या परिमेय हो, एक ही संख्या अपरिमेय हो, ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है, विरोधाभास हो गया। हमारे मानने के अनुसार परिमेय, लेकिन समीकरण के अनुसार अपरिमेय, यानी कि विरोधाभास हो गया, ठीक है। और एक ही संख्या मानने के अनुसार परिमेय आया और यही एक 5q माइनस पी बटा में q कट करके तो एक पूर्णांक ही आएगा और पूर्णांक एक संख्या ही है, तो ये संख्या आ गया अपरिमेय। तो एक ही संख्या परिमेय, एक ही संख्या अपरिमेय, ये तो संभव नहीं है, ठीक है, तो संभव नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, लास्ट लाइन में लिख देना, ठीक है। ये तो क्या लिखना, 5q माइनस पी बटा में q एक अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अतः हमारा मानना, ठीक है, मानना क्या माने थे हम, अतः हमारा मानना कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है, ठीक है। अतः हमारा मानना, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक ही संख्या परिमेय और एक ही संख्या अपरिमेय, तो विरोधाभास, और जब भी विरोधाभास होता है तो मानना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अतः हमारा मानना कि क्या माने कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, ठीक है। अतः
अतः अगर परिमेय संख्या मानना गलत है तो ये कौन सी संख्या होगी? अतः 5 - √3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, डेट शीट ये हो गया प्रूव। और आपका उदाहरण नंबर ये क्या था? ठीक है, 10 था, जो कि हो गया C4 कंप्लीट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि एक √2, √3, √5, √60 वाला एक अलग टाइप मिलेगा और ये एक अलग टाइप मिलेगा। ठीक है, इसके साथ मान लो जैसे मिलेगा 1/√2, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, तो इसको भी इसी पैटर्न से लेके चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको शायद हाँ उदाहरण नंबर 11 में दे रखा है। ठीक है, इसको भी हल ही कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनकी जो उदाहरण नंबर 10 का कंसेप्ट है। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 10 का कंसेप्ट है वही उदाहरण नंबर 11 का कंसेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, करना कैसे है? ठीक है, उसी तरीके से हल लिख दिए प्यारे प्यारे अक्षर में। ठीक है, उसके बाद हमको दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे कि 3√2 जो है एक परिमेय, ठीक है, संख्या है। ठीक है, 3√2 एक परिमेय संख्या है मान लिए। अब चूंकि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर में P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। ठीक है, जहाँ P एंड Q, ठीक है, पूर्णांक होगा। ठीक है, तथा ठीक है, तथा P एंड Q सह-अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, P एंड Q क्या होगी? सह-अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? सह-अभाज्य संख्या होकर हो गढ़ दिगाड़ की होगी। ठीक है, ये चीज़ हम मानते हैं कि जब भी P/Q लिखते हैं तो P और Q एक पूर्णांक और P और Q सहअभाज्य है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, परिमेय संख्या वाले पोर्शन को, ठीक है, इस साइड रखना, अपरिमेय वाले को उस साइड भेज देना है। ठीक है, ध्यान दो कैसे करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3√2 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, बराबर में P हो जाएगा। अब हम √2 को उस पार कर दें तो यहाँ पर 3Q बचेगा, बराबर में P/√2 आ जाएगा। ठीक है, P/√2 आ जाएगा। अब P को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3Q/P बराबर में 1/√2 बन जाएगा। अब हम फ्रैक्शन को पलट देते हैं। ठीक है, तो 3Q/P जो है वो P/3Q बन जाएगा और ये बराबर में √2 बन जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 कह देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, कि चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, तो P एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो 3Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, Q भी एक पूर्णांक है तो 3Q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि Q भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, पूर्णांक के गुना से जो बनता है वो भी पूर्णांक होता है। तो Q एक पूर्णांक तो 3Q भी एक पूर्णांक। और ऊपर में जो संख्या लिखी हुई है ये P, ये भी एक पूर्णांक। और पूर्णांक बटा पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। जानते हो कि पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो वास्तविक संख्या का जो पहला लेक्चर है उसको जाके देखना, वहाँ पर हम डिटेल में बताए हुए हैं। तो P और Q एक पूर्णांक है तो 3Q भी एक पूर्णांक होगा और पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे मानने के अनुसार तो P/3Q एक परिमेय संख्या आएगा, लेकिन अगर इस समीकरण के अनुसार चले तो P/3Q √2 के बराबर है, यानी कि P/3Q का मान √2 है और √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि P/3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका मान बराबर है √2 के और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है, बराबर है और बराबर में ये अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय। ठीक है, लेकिन हमारे मानने के अनुसार ये आ गया परिमेय, समीकरण के साथ आ गया अपरिमेय, तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, हमारे मानने के अनुसार परिमेय, समीकरण के अनुसार अपरिमेय, एक ही संख्या परिमेय हो, एक ही संख्या अपरिमेय हो, बताओ ये चीज़ संभव है या नहीं है? तो ये चीज़ संभव नहीं है। और एक ही चीज़ परिमेय, एक ही चीज़ अपरिमेय, और हमारे मानने का विरोध हो रहा है। ठीक है, हम माने थे परिमेय, समीकरण के अनुसार आ गया अपरिमेय, तो मानने का विरोध हो रहा है। तो जब मानने का विरोध हो, विरोधाभास उत्पन्न हो, तो माना गया कथन गलत होता है। तो हमारा माना गया कथन की एक परिमेय संख्या ये गलत हो जाएगा, और जब माना गया कथन की एक परिमेय संख्या है ये गलत हो गया तो ये अपरिमेय संख्या है। दो ही तरह की संख्या, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो अगर माना गया कथन की परिमेय गलत तो अपरिमेय होगा। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट लाइन में जो हम लिखते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे कि चूंकि P एंड Q, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, P एंड Q क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, P एंड Q क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए P एंड Q अपरिमेय संख्या, इसलिए ये जो 3Q नीचे में है ये एक सॉरी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, चूँकि P एंड Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P एंड Q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 3Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, 3Q भी एक
ठीक है, क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, 3q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब ऊपर में ये जो संख्या लिखा हुआ है p, ये भी एक पूर्णांक, नीचे में 3q भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय। ठीक है, इसलिए p बटा में 3q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे समीकरण से। ये तो हमारे मानने के कथन के अनुसार आ गया, क्योंकि p और q पूर्णांक था तो उस हिसाब से चले, तो ये जो p बटा में 3q था ये एक परिमेय संख्या आ गया। लेकिन अगर समीकरण के अनुसार चले, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर चले तो समीकरण 1 में p बटा 3q का मान आ गया है √2, इसका मान आ गया है √2। ठीक है, ये जो p बटा 3q था इसका मान आ गया √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी समीकरण के अनुसार चले, ठीक है, तो p बटा में 3q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन एक कथन के अनुसार चले तो ये एक परिमेय संख्या है। एक ही संख्या परिमेय, एक ही संख्या परिमेय संभव नहीं है। ठीक है, और विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम माने थे कि परिमेय, लेकिन आ रहा है अपरिमेय। ठीक है, यानी कि विरोध हो रहा है, और जब विरोध होता है तो माना गया कथन गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि p बटा 3q, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, p बटा 3q एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या परिमेय और एक ही संख्या परिमेय संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अतः ठीक है, हमारा मानना, अतः हमारा, ठीक है, मानना कि, क्या मानना कि, ठीक है, क्या था ये 3√2। ठीक है, हमारा मानना कि 3√2 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्या हमारा मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है, गलत है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 3√2, अतः, ठीक है, या फिर इसलिए, ठीक है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, या फिर दर्शा दिए। ठीक है, ये प्रूव नहीं हुआ, ये हम चीज़ों को दर्शा दिए बस। ठीक है, दर्शाया ऐसे ही जाता है। ठीक है, प्रूव लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है, जितना भी उदाहरण था वो कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।